नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम के बाद अब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू। कामकाज, बुनियादी ढांचे और कानूनी स्थिति के बारे में मांगी गई जानकारी। शुभेंदु सरकार ने चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में बगावत जारी। कोलकाता नगर निगम के पार्षदों की बुलाई गई बैठक रद्द। कई पार्षदों के बैठक से दूरी बनाने की खबरें। ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर उठ रहे हैं सवाल। कल होने वाली इंडी ब्लॉक की बैठक से पहले दिखाया सियासी घमासान। सीपीआईएम और जेएमएम ने कांग्रेस नेतृत्व के काम करने के तरीकों पर जताई नाराजगी। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में बुलाई गई बैठक। झारखंड दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। रांची में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर शीर्ष नेताओं के साथ किया संगठनात्मक विषयों पर विचार विमर्श। कहा कि झारखंड को हमने बनाया, हम ही संभालेंगे। अवैध निर्माण पर दिल्ली सरकार का बड़ा प्रहार। खानपुर और सैनिक फार्म में अवैध बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। और भारत के आधिकारिक दौरे पर इंडोनेशिया के विदेश मंत्री। दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की हुई बैठक। द्विपक्षीय संबंधों को मिली नई रफ्तार। साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर आगे की दिशा होगी तय। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने आज नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने संबंधों को नई गति देने और सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया और साथ ही भारत इंडोनेशिया संबंधों के भविष्य को लेकर सकारात्मक उम्मीदें व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो के भारत दौरे के दौरान भारत इंडोनेशिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच हुई सार्थक चर्चाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। Value the guidance provided by him on further developing our multifaceted bilateral ties. There were very fruitful discussions between Prime Minister Modi and President Prabowo during the visit, and that has certainly imparted fresh momentum to our comprehensive strategic partnership. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation. इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी ये यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करेगी। उन्होंने कहा कि ये बैठक न केवल अब तक हुई प्रगति की समीक्षा का अवसर है, बल्कि साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर आगे की दिशा तय करने का भी महत्वपूर्ण मंच है। Timely and important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held in 2022 to address outstanding subjects that both to our common interests and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes.
सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और प्रश्नों के री इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। छात्रों के लिए पोस्ट रिजल्ट सेवा पोर्टल आज रात 11:59 तक खुला रहेगा और छात्रों की सुविधा और तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की समय सीमा को 7 जून तक के लिए बढ़ाया गया था। जो छात्र अपने प्राप्त अंकों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं या अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त अभियान चला रही है। राजधानी की एजेंसियां इसको लेकर व्यापक कार्रवाई कर रही हैं, जिसमें अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण, सीलिंग और कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज खानपुर और सैनिक फार्म इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। घरों को चिन्हित कर अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एंटी नक्सल ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा के घने जंगल के तोडमा गांव में सीआरपीएफ 195 वाहिनी और दंतेवाड़ा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा मिला है। बरामद सामग्री में BGL 303 राइफल, एयर राइफल, 303 मैगजीन, चार्जर क्लिप, इंसास मैगजीन, BGL कारतूस के खाली केस और 12 बोर AMN 303 ब्लैक कारतूस, पटाखे और वायरलेस सेट, गन पाउडर और कोडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक बेल और डेटोनेटर, दूरबीन, नक्सली वर्दी, गोला बारूद के साथ नक्सली साहित्य भी बरामद हुआ है। और ऑपरेशन के बाद सभी जवान सुरक्षित कैंप में चले गए। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि भारत अब आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हथियारों का जखीरा नक्सलियों ने पहले ही छुपाकर कहीं रखा हुआ था। सीबीआई ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से सरकारी धन की हेराफेरी से जुड़े कथित 661 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली NCR में 6 स्थानों पर छापे मारे। सीबीआई के एक आधिकारिक बयान में कहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में जमा धन राशि के कथित दुरुपयोग की जारी जांच के तहत हरियाणा कैडर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक से जुड़े परिसरों पर छापे मारे गए। सीबीआई के अनुसार इस धोखाधड़ी में हरियाणा सरकार के 8 विभाग और चंडीगढ़ के 2 विभाग, चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसाइटी क्रेस्ट प्रभावित हुए हैं। और जांच के दौरान ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चला है कि सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिली भगत करके खाते खुलवाए और धन हस्तांतरण किया और फिर उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सरकारी कर्मचारियों ने लेन देन को सुगम बनाने और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने के बदले अनुचित लाभ प्राप्त किए। और जांच एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में अपराध से प्राप्त धनराशि जमा हुई, जिसके बाद उसके निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने कहा है कि छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य संबंधित सामग्री जब्त की गई है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी सरकार फुल एक्शन में है और जब से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से वे ताबड़तोड़ एक्शन के जरिए हर किसी को हैरान कर रहे हैं। सत्ता की कमान संभालते ही पहले घुसपैठियों पर शिकंजा कसा गया तो घुसपैठी बॉर्डर पर पहुंच गए। और इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ही साथ भ्रष्ट नेताओं की शामत आ गई है। और इसके बाद बारी थी मदरसों की। सीएम अधिकारी ने सबसे पहले मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया और ये संदेश दिया कि वंदे मातरम गीत से कोई समझौता नहीं होगा।
अब मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला कर सबको चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों का सर्वे शुरू करने का आदेश दिया है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेटों को 5 जुलाई तक बुनियादी ढांचे, छात्रों, शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रमों और कानूनी स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद यह फैसला आया है। और आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार ने निर्देश में क्या क्या कहा है। बताएं आपको कि ब्लॉक नगरपालिका स्तर पर मदरसों का राज्य भर में सर्वे शुरू हो चुका है और इसके बाद ये मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे ये कराया जा रहा है। और इसी के साथ ही गैर सहायता प्राप्त अपंजीकृत और निजी प्रबंधन वाले मदरसों का भी सर्वे हो रहा है। मदरसों की संख्या, उनकी स्थिति, बुनियादी ढांचों की सुविधाओं का डेटा जुटाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और इस सर्वे के जरिए सभी जिलों में शैक्षणिक डेटाबेस तैयार करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें शैक्षणिक योजना, बाल कल्याण और रिकॉर्ड प्रबंधन में डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ सर्वे के दौरान अनियमितता और अवैध गतिविधियों की भी पहचान की जाएगी। और आपको बता दें कि 5 जुलाई 2026 तक इस तमाम रिपोर्ट को मांगा गया है। और आपको बता दें कि सरकार का क्या कहना है इस पर। सरकार का कहना है कि ये केवल सूचना संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया है। मदरसों को बंद करने या छात्रों को हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी और सभी संस्थान वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई जारी रखेंगे अपनी। आगे बढ़ते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ते असंतोष की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में नेताओं की गैर हाजिरी लगातार सवाल खड़े कर रही है। 20 मई को विधायकों की कम उपस्थिति के कारण ममता बनर्जी को बैठक रद्द करनी पड़ी थी और अब आज शाम तृणमूल भवन में कोलकाता नगर निगम के पार्षदों की बुलाई गई बैठक भी रद्द होने की खबर है। और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पार्षद बैठक में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है कि जब कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं मेयर परिषद के सदस्य सदीपन साहा की बाकी खेमे का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है, जबकि तारक सिंह पहले ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोलने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। और इतना ही नहीं, नगर निगम के कई पार्षद भ्रष्टाचार और वसूली के आरोपों में गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता की गिरफ्तारी के दौरान अंडे फेंके गए और चोर चोर के नारे लगे। पूर्व मंत्री मदन मित्रा की गाड़ी पर भी अंडे फेंके गए। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक, सांसद और पार्षदों का समर्थन अब भी ममता बनर्जी के साथ कितना मजबूती से बना हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण प्राधिकरण यानी कि हाइड्रा के गठन के पीछे उन्हें जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से प्रेरणा मिली। अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने रेड्डी पर जमकर निशाना साधा है। पूनावाला ने कहा है कि रेवंत रेड्डी के काम में दिखता है कि वो हिटलर की राह पर चलते हैं और आज भी उनकी मानसिकता इमरजेंसी वाली है। रेवंत रेड्डी ने अपनी हिटलर वाली मानसिकता, तानाशाही मानसिकता, इमरजेंसी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। वैसे दूसरों को तानाशाह बोलते फिरते हैं, पर इंदिरा जी की इमरजेंसी हो या रेवंत रेड्डी का हिटलर के लिए प्रेम हो, ये दिखता है कि कैसे इनकी मानसिकता संविधान विरोधी है। और इसीलिए रेवंत रेड्डी ने तो एक्शंस में भी दिखाया है, चाहे स्टूडेंट्स, पत्रकारों को गिरफ्तार करना हो, उनकी पिटाई करनी हो, राजनीतिक विरोधियों को धमकी देना हो कि मैं आपका डेथ वारंट साइन कर दूंगा। और इंडी गठबंधन के घटक दलों की सोमवार को होने वाली एक अहम बैठक से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस पर छोटी पार्टियों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस सिर्फ कागज पर ही असलियत में है।
Where is India Alliance? It has no mission, no vision, only confusion, and every day new set of division is coming up. First, DMK has ditched India Alliance and Congress because Congress had given dhokha to DMK. Then Sharad Pawar ji, NCP is not going. Then JMM is having fight with Congress over Rajya Sabha seat. And now left has written to Khadge ji saying that explain the comments made by Rahul Gandhi against our leaders. So it shows that they are not together. They are fighting each other. In the last election also, where was India Alliance? In Bengal or in Kerala? And Congress party has used and thrown all these regional parties. Therefore, they are upset with Congress and they are showing Congress a mirror. India Alliance is only on paper. It is in imagination, not in reality. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। अठावले ने दावा किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने राहुल गांधी पर संविधान को लेकर गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि नीट मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं। गांधी जी संविधान खाली दिखाते हैं लेकिन संविधान की बातें नहीं बताते हैं। तो संविधान में जो बातें हैं ये बातें बताने के लिए राहुल गांधी भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है। किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। जिस तरह नीट एग्जाम में जो भी कुछ गड़बड़ी हुई है उसके लिए हमारी HRD मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी माननीय मोदी जी की सरकार भी इसके लिए सीरियस है। पेपर फुटी में जो भी लोग मिले हैं वो सबको कठोर सजा मिलने वाली है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट और मेरा KYC भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर KYC में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो KYC, आधार OTP, KYC से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड दौरे के दूसरे दिन रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। झारखंड प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रांची के कुच्चू स्थित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक की। इस दौरान संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। नितिन नबीन ने कहा कि झारखंड के विकास और संगठन के विस्तार को लेकर पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड को बनाने में जो संघर्ष किया और अब भारतीय जनता पार्टी ही इसको संवारने के लिए भी काम करेगी और हम हमारे कार्यकर्ताओं में फिर से वो उत्साह का वातावरण, उमंग का वातावरण बन रहा है। बैठक के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है और इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष भी रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कल हम लोगों को मार्गदर्शन मिला झारखंड के अंदर और अपनी शक्ति बढ़ाना और 2047 विकसित भारत पे हम सबको टास्क मिला है, उस पे हम सब काम करें। हजारों हजार कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन को और सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को गति मिलेगी। नितिन नवीन जी का झारखंड का दौरा बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत ही उत्साहपूर्ण और नई उत्साह के साथ काफी प्रेरणा मिली है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन के विस्तार और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की नई प्रेरणा मिलेगी। हर एक कार्यकर्ताओं का एक अलग उत्साह सबों में है और ये इनका 2 दिवसीय जो प्रवास था पूरी तरह से संगठनात्मक प्रवास था। कार्यकर्ताओं का काफी ऊर्जा का संचार हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के। और दूसरी बात ये है कि देखिए जिस प्रकार से हमारे युवाओं के बीच में इनका जो एक लोकप्रियता है वो आपको देखने को मिल रहा है। और युवा मोर्चा से निकल के इतना आगे बढ़े तो इसलिए युवा मोर्चा और युवाओं का इनको देख करके अपने आप को उस स्थान पे सोचते हैं और काफ़ी उत्साहित महसूस करते हैं। रांची स्थित कुच्चू में नितिन नवीन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय आम का स्वाद अब अमेरिका में भी लोगों को खूब पसंद आने लगा है। अमेरिका के सिएटल शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित मैंगो मैजिक कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में भारतीय आमों की ऐसी धूम मची कि अमेरिकी ग्राहक और बड़े रिटेल कारोबारी भी इसके दीवाने हो गए। कार्यक्रम में भारत की 7 प्रीमियम आम किस्मों को पेश किया गया, जिसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी और लंगड़ा जैसे मशहूर आम शामिल थे। खास बात यह रही कि अमेरिकी रिटेल कंपनी कोस्टको के स्टोर में भारतीय आम पहुंचते ही सिर्फ 2 घंटे के भीतर पूरा स्टॉक बिक गया और इससे साफ हो गया कि भारतीय आमों की मांग अब वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां सालाना 26 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा आम का उत्पादन होता है और 1000 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यात का मूल्य $10 मिलियन तक पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4.36 मिलियन डॉलर से 130% ज्यादा है। अनुमान है कि 2026 में अमेरिका में आम का आयात 7% और बढ़ेगा। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। उनकी इस सफलता पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए गए अपने बधाई संदेश में पीएम ने कहा कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उनका ये प्रदर्शन युवाओं को आने वाले समय में फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करेगा और टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और फिटनेस का पहिया अब पूरे देश में तेजी से घूम रहा है। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकला फिट इंडिया का संदेश देश के 10,000 स्थानों तक पहुंचा और लाखों लोगों ने साइकिल चलाकर स्वस्थ भारत का संकल्प दोहराया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साइकिलों की रफ्तार के साथ साथ फिटनेस का उत्साह भी देखने को मिला। 3 जून को मनाए गए विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ साथ अभिनेता विक्रांत मैसी और बॉक्सर नुपुर शर्मा के साथ खेल, फिटनेस और मनोरंजन जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। करीब 1.5 साल पहले शुरू हुई संडेज ऑन साइकिल मुहिम आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस बार देश भर के लगभग 10,000 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लाखों लोगों ने साइकिल चलाकर फिट इंडिया अभियान को मजबूती दी और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। जो पहली बार संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ हुआ था तब 40 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी। आज देश में 10,000 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई। साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग करने से आप मेंटली फिट रहते हैं। साइकिलिंग से
फ्यूल का बचत होता है। देखो ऐसी चीज़ है जो करने से प्लेनेट शुद्ध रहती है, और ये ऐसी चीज़ है जो वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है। कार्यक्रम में शामिल अभिनेता विक्रांत मैसी ने भी फिट इंडिया अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि फिटनेस सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए जरूरी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, और जो ऑनरेबल हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, वो खुद पर्सनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से वो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इस इनिशिएटिव में। आज हमारे पास 15,000 लोग यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं। सो इट्स अ साइन दैट ये जो एक एक्टिविटी नहीं है, अब ये मूवमेंट बन गया है। एंड बस ये कहूँगा कि जो हमारे देश के सिर्फ यूथ को ही नहीं, जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, आएँ, अच्छा भी लगेगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी तो मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। सो यस, आई रियली विश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस। भारतीय बॉक्सर नुपुर श्रोयाण ने साइकिलिंग को संपूर्ण फिटनेस का बेहतरीन माध्यम बताते हुए लोगों से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। जो मैंने आज यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी, उससे पता चलता है कि लोग कितने जागरूक हैं आज के टाइम पे फिजिकल फिटनेस के लिए। और साइकिलिंग तो मैं कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी और प्यारी चीज़ है। फिजिकल भी फिट रहते हैं और मेंटली भी बहुत पीस मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट तो निकालनी चाहिए साइकिलिंग के लिए। साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है। फिट इंडिया की यह मुहिम अब केवल साइकिल चलाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का राष्ट्रीय संदेश बन चुकी है। विश्व साइकिल दिवस पर उमड़ा यह उत्साह साफ बताता है कि देश फिटनेस की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुशील कुमार, DD न्यूज। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत ने एक बार फिर से चैंपियनशिप की ट्रॉफी हासिल की। भारत की ओर से पियारी जाक्सा, सैनफिडा नोंगरूम और लिंडा कोम सैरटो ने गोल किए, तो वहीं बांग्लादेश के लिए एकमात्र गोल रितु पोर्ना चकमा ने दिया। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमें अनुमति दें। नमस्कार।